गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए, बीएससी एज वेल एज बीकॉम। स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर आज जो हम लेकर आए हैं वो है बीएससी, बीए, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के कंपलसरी सब्जेक्ट का, जिसको आप जानते हैं मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण, या जिसको हम कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ एंड आवर इन्वायरमेंट। ये कंपलसरी पेपर है जिसको सभी बच्चों को देना अनिवार्य होता है। और ये आपके स्क्रीन पर सिलेबस दिख रहा होगा। जिन बच्चों को यूट्यूब पर सिलेबस दिखने में दिक्कत होती है वो लोग क्या करेंगे, अपना सेटिंग में जाकर के जो पिक्सल साइज़ होता है, जैसे 360 आता है, 420 आता है, इसके बाद 720, तो वहाँ सेटिंग में जाकर के कर लेंगे 720 पर, तो आपको क्लियर दिखने लगेगा। नाउ टॉपिक पर आते हैं। स्क्रीन पर देखेंगे, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मानवीय मूल्य परिचय और मूल्य विशेषताएं, भारतीय संगठन में मूल्य प्रणाली विकसित करने के प्रकार। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो हम मानवीय मूल्य की बात करते हैं तो इसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व को कैसे सुधारा जा सकता है और उस व्यक्ति को किस तरह से हम अच्छे गुण उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं ताकि उस इंडिविजुअल व्यक्ति के पर्सनैलिटीज़ में डेवलपमेंट हो और एक अच्छा कर्मनिष्ठ और ईमानदार व्यक्तित्व वाला इंसान बन सके। जैसे हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को हम वो अच्छा आचरण करे, जैसे गांधी जी छोटे छोटे अच्छे काम किए, महान हो गए हैं। इसी तरह से आपके सिलेबस में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में चर्चा होगा, तो ये लोग छोटे छोटे अच्छे कार्य किए और अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किए, तो अच्छे गुण। दूसरा देखिए, लिखा है भारतीय संगठन में मूल्य प्रणाली विकसित करने के प्रकार। भारतीय संस्कृति का इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के संगठन हैं, तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह की जातियाँ हैं। उसमें किस तरह से हम एक अच्छा आचरण को विकसित कर सकते हैं। अगला लिखा हुआ व्यवसाय प्रबंधन में मूल्य। व्यवसाय में मूल्यों का क्या होता है, किस तरह से अच्छा आचरण वाला व्यक्ति जो होता है उसका व्यवसाय में फलता फूलता है, वो आगे बढ़ता है, क्योंकि व्यवहार अच्छा रहेगा तो कस्टमर आएंगे और इस तरह से वो धीरे धीरे उन्नति की तरफ बढ़ता है। किसकी वजह से? अच्छे आचरण की वजह से। मूल्य आधारित संगठन प्रबंधन में पार सांस्कृतिक मानव मूल्य। प्रबंधन में मतलब एडजस्टमेंट में किस तरह से, जैसे अभी सपोज करो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तो उनके किस तरह से ये उनके मूल्य जो हैं वो सिस्टम को बनाए रखने में सहायक हो रहे हैं। साथ साथ में सांस्कृतिक कार्यों में ये मूल्य किस तरह से उपयोगी होते हैं, मतलब मानवीय मूल्य। चरित्र निर्माण पर स्वामी विवेकानंद का दर्शन। चरित्र निर्माण, देखो इस पर ध्यान रखेंगे, चरित्र निर्माण पर स्वामी विवेकानंद का दर्शन। हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने किस तरह से एक आदर्श व्यक्तित्व को प्राप्त किया। कैसे कोई भी व्यक्ति आदर्श व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकता है, ये मानवीय मूल्य यही बातें बताता है कि छोटे छोटे अच्छे कार्य करते चले जाएँ, इंसानियत रखना, और साथ साथ में अच्छे व्यवहार रखना और एक दूसरे की सहायता करने की कोशिश करना, यही सारी चीज़ें हैं अच्छे मूल्यों के निर्माण में। गांधी जी की 7 पापों की अवधारणा, और गांधी जी का भी व्यक्तित्व कुछ इसी तरह से रहा है दोस्तों। वो भी मानव कल्याण के लिए कार्य किए हैं अंतिम वक्त तक। माता पिता और शिक्षकों की भूमिका पर एपीजे अब्दुल कलाम के विचार। एपीजे अब्दुल कलाम किस तरह से उनका क्या विचार रहा है माता पिता को लेकर के, शिक्षकों को लेकर के, उन्होंने कई बातें बताई। और ये सभी व्यक्तित्व में ही आता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपने घर परिवार से ही सीखता है। जिस तरह के माँ पिता का आचरण रहता है उसी तरह से धीरे धीरे बच्चा भी सीखता है और उसके आचरण में भी ये चीज़ें धीरे धीरे आती हैं और साथ साथ में वो एक अच्छा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। अगर फैमिली बैकग्राउंड, लोग बोलते हैं कि फैमिली के लोग अच्छे हैं, सभ्य हैं, तो बच्चा भी कैसा है? सभ्य है, अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से एक मानवीय मूल्य का विकास हो रहा है। बच्चा बेशक छोटा है लेकिन वो चीज़ों को देखकर आचरण कर रहा है और बड़े होकर के उसी तरह के व्यक्तित्व उसके अंदर बनेंगे, जिसको मानवीय मूल्य कहते हैं। मानवीय मूल्य और वर्तमान आचरण। मानव को मूल्य और वर्तमान आचरण मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार और रिश्वत, हम लोग तो तरह तरह की बातें कहते हैं कि एक अच्छा इंसान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कर्मनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन हम इसको कितना पालन कर पाते हैं ये भी एक देखने की बात होती है। जैसे भ्रष्टाचार, दोस्तों हम ये चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं जब भी हम
11th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास में रहते हैं तो हमें हमेशा ऐसा सिखाया जाता है और हमारे अंदर से भी ये रहता है कि हम एक अच्छा इंसान बनेंगे तो ईमानदार होंगे, अच्छे व्यक्तित्व के वाले होंगे। लेकिन जब बड़े होने के बाद में आप कहीं जॉब लग जाती है, कहीं नौकरी लग जाती है, काम करने लगते हैं, फिर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, कोई इधर से उधर से, तो धीरे धीरे इंसान वो अपने व्यक्तित्व को बदल लेता है और वो रिश्वत लेना शुरू कर देता है, मतलब बुरे व्यक्तित्व की तरफ बढ़ जाता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। गोपनीयता, वेद और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का किस तरह से रोल है, साइबर खतरे, साइबर वाले भी देखो तरह तरह के साइबर फ्रॉड करते हैं, जैसे कि बैंक से फ्रॉड कर दिया या फिर कुछ और फ्रॉड कर दिया, पैसा ले लिया। ऑनलाइन शॉपिंग आदि में नीति। नेक्स्ट कह रहा हूँ उपाय, यूके रिश्वत अधिनियम, भारतीय में अस्थायी नीति और प्रावधानों का परिचय। किस तरह से किस तरह से ये जो मानवीय मूल्य है वो भारत में नीतियों के लिए और प्रथाओं के बारे में बताता है। अर्थव्यवस्था, पैसे के लेन देन, नैतिकता के सिद्धांत की बात करेंगे, मोरल्स की बात करेंगे, प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक मूल्य, परिचय, धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक मूल्य विशेषताएं, मूल्य कार्यान्वयन के स्तर, कार्यान्वयन का मतलब अप्लाई के स्तर, आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषताएं, आध्यात्मिक मतलब ईश्वर के ध्यान लगाना कहलाएगा आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषताएं, कार्पेटिक सामाजिक उत्तरदायित्व, प्राकृतिक और CHR के स्तर, चरण और मंडल। कॉर्पोरेट प्रशासन, प्रशासन का किस तरह से एक कॉपरेशन में हेल्प करता है। अच्छा व्यक्तित्व वाला अगर प्रशासन का अधिकारी है तो ईमानदारी और सही तरीके से काम को संभालेगा और करेगा। CSR और आधुनिक बिजनेस टाइकून रतन टाटा। अच्छा, CSR और आधुनिक बिजनेस टाइकून रतन टाटा के बारे में भी जाना है। अजीम प्रेमजी, ये लोग जो महान, ये लोग किस तरह से कार्य किया, किस तरह से नीतियों को अपनाया जो इतने ऊंचाइयों तक पहुँचे। ये मानवीय मूल्य भी, इसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखो लिखा हुआ निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण। समग्र दृष्टिकोण का मतलब किस तरह से आप सोच विचार करके किसी कार्य का निर्णय लेते हैं कि वो कार्य गलत कम होता है, सही ज़्यादा होने की उम्मीद होता है। ये आपके व्यक्तित्व समझने पर डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन कितना सही होगा और कितना गलत होगा। आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषताएं, आध्यात्मिक ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर के शरण में किस तरह से मूल्य और विशेषताएं उपयोगी होंगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रक्रिया। अब नेक्स्ट लिखा हुआ दुविधाओं के माध्यम से चर्चा। दुविधाओं के माध्यम से चर्चा जैसे लिख रहा है, विपणन और फार्मा संगठनों में दुविधाएं, सार्वजनिक से निजी की ओर बढ़ना। सार्वजनिक से निजी की ओर बढ़ना सिंपल सी बात है। जैसे ये कह रहा है कि कोई सार्वजनिक है और वो चीज़ों को अपना बना लेना या अकेला किसी भी सार्वजनिक चीज़ को अपना समझ लेना। एकाधिकार संदर्भ निजीकरण की दुविधा। एकाधिकार संदर्भ, लोग हर चीज़ों का अकेला मालिक बनना चाहते हैं। निजीकरण की दुविधा है। निजीकरण का मतलब अपना, खुद के बारे में लोगों को सोचने समझने की दिक्कतें हों। उदारीकरण पर दुविधा। उदारीकरण सही बात, उदारीकरण पर दुविधा। सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा पर दुविधा। अब सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के बार नियम्स बनाए जाते रहते हैं कि ताकि क्राइम ना हो, लेकिन ये सारी चीज़ें भी पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पाती हैं। जैविक भोजन पर दुविधा। जैविक भोजन पर दुविधा कहने का मतलब कि हम लोग जो भोजन या फूड न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इसमें ढेर सारे मेडिसिन्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। मानकीकरण पर दुविधा। गुणवत्ता मानकों पर दुविधा। गुणवत्ता मानकों पर दुविधा की बात अगर हम करें तो हम ये वो कहना चाहता है कि किस क्वालिटी को किस लेवल तक रखा जाए। अब हम मार्केट से सामान खरीदने जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं, इस पर भी दुविधा रहती है। कोई प्रूफ नहीं रहता है कि नहीं ये अच्छा ही होगा, बस एक उम्मीद पर हम चीज़ों को लेकर के आते हैं। अगला आपका जो नेक्स्ट है वो पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा, संरचना और कार्य,
उत्पादक मतलब जिसको प्रोड्यूसर कहेंगे, उपभोक्ता कंज्यूमर, डीकम्पोजर, फूड वेब, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड। ये सारी चीज़ें आपको अगर किसी बच्चों को समझना कि कहाँ मिलेगा तो ये कक्षा 12 की 12 की एनसीईआरटी के पीछे दिया हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण करके, या इकोलॉजी वाला वहाँ से पढ़ लोगे, छोटे छोटे टर्म्स हैं तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का इन सीटू एंड एक्स सीटू संरक्षण, हम कैसे जो जैव विविधता तरह तरह के हमारे पास अलग अलग जीव हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनको हम बचा कैसे सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका, कोई हर एक व्यक्ति का किस तरह से प्रदूषण नियंत्रण में भूमिका हो सकती है, वो कचरे को ज़्यादा कचरा ना, पॉलीथीन का कम इस्तेमाल करें, गाड़ी पेट्रोल डीजल अगर हो सके तो वो सार्वजनिक पार्टिकुलर गाड़ी से ना जाए, गाड़ी का इंजन सही रहे, ज़रूरत नहीं है तो इंजन ऑफ कर दे, ट्रैफिक में फंसा हुआ तो ये सारे छोटे छोटे व्यक्ति काम करके वो क्या कर सकता है, प्रदूषण से व्यक्ति जो है वो कंट्रोल कर सकता है। मानव जनसंख्या एवं पर्यावरण सतत विकास, मानव जनसंख्या भी एक मुद्दा है जिसको हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट और पर्यावरण सतत विकास, डेवलपमेंट धीरे धीरे स्लोली क्या हो रहा है, विकास की तरफ बढ़ें। भारत और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, भारत का और संयुक्त राष्ट्र के में विकास इनका क्या लक्ष्य है, क्या उम्मीद है। चक्रीय अर्थव्यवस्था और उद्यमिता की अवधारणा, ये सारी चीज़ें हैं। अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जा सके, बार बार इसी पर चलता है कि हमारे यहाँ जो है वो क्या लगाया जाए, हमारे यहाँ जो है वो अलग अलग तरह के ढेर सारे वो बाहर से आए फैक्ट्रीज़ वाले, ये सारे लोग ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ और इकोलॉजी टेक्निकल फैक्ट्रीज ये सारी चीज़ें लगाए जाए ताकि हमारे अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। ये तो था हिंदी में, और इसी चीज़ों को अगर हम देखना चाहें इंग्लिश में तो ज़रा देखेंगे, इंग्लिश में जिनको दिक्कत होगी वो देख लेंगे। ह्यूमन वैल्यूज़ में देखो, इंट्रोडक्शन, वैल्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, डेवलपिंग वैल्यूज़, सिस्टम इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूज़ इन बिजनेस मैनेजमेंट, इंडिया में क्या वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ इन बिजनेस मैनेजमेंट, वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसकल्चरल, ह्यूमन वैल्यूज़ इन मैनेजमेंट, हाउ ह्यूमन वैल्यूज़ हेल्पफुल इन द मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज स्वामी विवेकानंदस फिलॉसफी ऑफ कैरेक्टर्स बिल्डिंग, इन्होंने क्या क्या बातें बताई थी, किस तरह से क्या क्या बातें बोली थी कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण के लिए ज़रूरी क्या क्या इन्होंने बातें बताई थी। और नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे जो है वो है और बिजनेस विवेकानंदस फिलॉसफी हो गया। गांधी कॉन्सेप्ट्स ऑफ 7 सिंस, 7 बातें गांधी जी ने क्या बताई थी। एपीजे अब्दुल कलाम व्यू ऑन रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर, एपीजे अब्दुल कलाम का क्या सोच थी, क्या विचार थे पेरेंट्स को लेकर के और टीचर्स को लेकर के, इनके बारे में अध्ययन करना है। नेक्स्ट लिखा हुआ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रेजेंट प्रैक्टिसेस, इशूज़ करप्शंस एंड ब्राइड, करप्शन मतलब कि यही जो करप्शन हो रहा है। प्राइवेसी पॉलिसी इन वेब, किस तरह से वेब को सुरक्षित रखा जाए। सोशल मीडिया को किस तरह से प्राइवेट रखा जाए, लोग इधर उधर से चोरी कर लेते हैं चीज़ों को, फिर साइबर क्राइमिंग या फिर मीडिया पर डाल देते हैं जिससे एक पर्सनल व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। ऑनलाइन शॉपिंग ईटीसी, रेमेडीज़, ऑनलाइन शॉपिंग में भी फ्रॉड हो जाता है। रेमेडीज़ यूके ब्राइबेरी एक्ट, इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस इन इंडियन इकोनॉमी। सस्टेनेबल पॉलिसीज़ का मतलब होता है कि ऐसी पॉलिसीज़ जो हमारे लिए भी सुविधाजनक हो और हमारे वाले आने वाली फ्यूचर के लिए भी सुविधाजनक हो। प्रैक्टिसेस इन इंडियन इकोनॉमिक। नाउ नेक्स्ट लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ इथिक्स, सेकुलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअल अंतर की आत्मा को बोलते हैं। इन द मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, सेकुलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ फीचर्स, लेवल्स ऑफ वैल्यूज़, इम्प्लीमेंटेशन, फीचर ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नेचर, लेवल, फेजेस, मोड ऑफ CSR, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CSR एंड मॉडर्न बिजनेस टाइकून्स। रतन टाटा के बारे में जानना है कि किस तरह से इन्होंने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ऊपर उठाया। आजमी प्रेमजी एंड बिल गेट्स के बारे में। आजमी प्रेमजी और बिल गेट्स ये लोग बिजनेसमैन हैं, किस तरह से इन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई और किस तरह से ये जो हमारा इकोनॉमिक लेवल है उसको भी उठाया
इनका अनुशासित जीवन कैसे रहा, किस तरह से ये व्यापार के जगत में बहुत ऊंचाइयों को इन्होंने प्राप्त किया। होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, द भागवत गीता क्या कहती है, हमारी जो बुक है टेक्निक्स इन मैनेजमेंट, धर्म एंड होलिस्टिक्स मैनेजमेंट, धर्म के बारे में किस तरह से हमको चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। डिसीजन थ्रू डायलेमास इन मार्केटिंग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, दिक्कतें हैं, उन सब चीज़ों को डायलेमा बोलेंगे। जिसका परफेक्ट डिसीजन ना लिया जा सके उसको डायलेमा बोलेंगे। फार्मा ऑर्गेनाइजेशन, मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन में मूविंग फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट मोनोपोली कॉन्टेक्ट, ये भी एक चीज़ें हैं। जैसे अब प्राइवेटाइजेशन का बात आती है तो मुद्दा तूल पकड़ लेता है कि हम लोग पब्लिक से की तरफ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ये भी एक कन्फ्यूज़न की बात है। डायलेमा ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट चीज़ों का भी एक डायलेमा है। डायलेमा ऑन लिबरेशन, डायलेमा ऑन सोशल मीडिया, इन सब पर आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन करना है जैसे आप पैराग्राफ या निबंध लिखते हैं। साइबर सिक्योरिटी, डायलेमा ऑन ऑर्गेनिक फूड्स, जो फूड्स हैं उनके ऊपर हमारा कन्फ्यूजन बना रहता है। डायलेमा ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, डायलेमा ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड। नाउ नेक्स्ट इज इकोसिस्टम में आपको पढ़ना है कंसेप्ट। इकोसिस्टम क्या है, एक छोटी सी बूंद भी पानी की अगर आप ले लिए एक बूंद और वो कैसा हो, डर्टी वाटर है, तो उसमें इकोसिस्टम होगा क्योंकि बैक्टीरिया वायरस उसमें प्रेजेंट होगी। फ्रेश वाटर ले लेंगे तो उसका इकोसिस्टम नहीं होगा। जैसे नया तालाब खुदवाएंगे तो उसका इकोसिस्टम बनने में टाइम लगेगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, फंक्शन कैसा है। प्रोड्यूसर जो पेड़ पौधे हैं, कंज्यूमर खाने वाले, डिकम्पोजर छोटे डिकम्पोजर जो ख़त्म कर देते हैं बॉडी को, सड़ रही गल रही है तो। और नेक्स्ट हम अगर बढ़ें तो कंजर्वेशन ऑफ डिकम्पोजर, फूड वेब में जाल की तरह से श्रृंखला फॉलो ना करे, फूड चेन। एनर्जी फ्लो 10% रूल्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर से इकोलॉजिकल पिरामिड्स में आ जाएगा। ये जितने भी टॉपिक्स बोल रहे हैं ये सब 12th क्लास की बुक जो है NCERT के पीछे इकोलॉजी दिया, उसमें फिगर के साथ और सारी चीज़ें क्लियर मिल जाएगी। नेक्स्ट बातें कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन C2 एंड X2, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन पोल्यूशन कंट्रोल, हर व्यक्ति का किस तरह से रोल हो सकता है प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करे, कचड़े कम करे, जहां डस्टबिन में फेंके। और साथ में गाड़ी व्हीकल्स जो पेट्रोल डीजल हैं उन व्हीकल्स को कंट्रोल में यूज करें, बिना ज़रूरत का इस्तेमाल ना करें। ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, हमारा पॉपुलेशन किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, क्या है। पर्यावरण के बारे में और जानें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट की चीज़ों को हम अपने भी इस्तेमाल करें और अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को लिए भी बचा के रखें। जैसे पेड़ पौधा हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। इंडिया एंड UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंडिया और यूनाइटेड नेशंस का किस तरह से आपस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहा है, मतलब कि सामंजस्य बैठा करके आगे बढ़ रहे हैं ताकि जो फ्यूचर है वो ठीक रहे, फ्यूचर आने वाले लोगों के लिए भी चीज़ें बची रहे। कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमिक एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ इन्वायरमेंटल लॉज हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल लॉज को प्रोटेक्शन करने के लिए लॉ है, उसको देख लेंगे। इंटरनेशनल डेट उसकी होगी इन्वायरमेंटल लॉज की। इंटरनेशनल एडवांसमेंट इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इंटरनेशनल बेस पे राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से कंजर्वेशन के लिए चलाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे जैसे मनाया जाता है। रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इनका क्या रोल रहा है नेशनल ग्रीन में। एयर क्वालिटी इंडेक्स का पॉल्यूशन कैसे, एयर का पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको मेजर करने के लिए आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन इन्वायरमेंट, पुरानी पद्धति का हमें नॉलेज होना चाहिए, किस तरह से ट्रेडिशनली वो लोग बचा करके रखते थे पर्यावरण। जैसे आप जानते हैं ट्रेडिशनल का बात करें तो जैसे हम लोग नीम का पूजा करते हैं, पीपल का करते हैं, इन सब चीज़ों को काटते नहीं थे। तो यही सब ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट। तुलसी का हो गया जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस था, पुराने समय में भी लोग उसकी इज्जत पूजा करते थे, उसको कटाई से और गलत उपयोग से रोकते थे। तो इस तरह से ट्रेडिशनल का नॉलेज भी हमें होना चाहिए कि जैसे नीम की पत्ती शुद्ध है, उससे बहुत सारी मेडिसिन बनता है। तुलसी है, इसके साथ साथ में पीपल है, ऑक्सीजन 24 घंटा देता है। तो ये सब ट्रेडिशनल था कि पहले भी लोग नहीं काटते थे, बचा कर रखते थे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे और ये था 3rd सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन। और बाकी जो टॉपिक्स हैं
वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इतना सिलेबस था, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ह्यूमन वैल्यूज़ या मानवीय मूल्य बच्चों को कर रहा है। इस मानवीय मूल्य में इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, हम क्वेश्चन भी अभी दे देंगे कुछ कुछ कि कैसे करना है। और ह्यूमन वैल्यूज़ या मानवीय मूल्य को बस ये समझ के रखेंगे कि हम किस तरह से अच्छे आचरण को प्राप्त कर सकते हैं छोटे छोटे कार्य करके। तो उसमें जो क्वेश्चंस आएगा वो पूछेगा कि गांधी जी के आचरण जो 7 बातें थी उसकी बात करेगा, या फिर विवेकानंद जी की जो बातें हैं किस तरह से उन्होंने एक आदर्श जीवन को प्राप्त किया। हम लोग भी आदर्श जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, मानव कल्याण के लिए कार्य करें, अच्छे आचरणों को जो हम हैं उनको अपने अंदर अपनाएं। तो इस तरह से यही सारे ह्यूमन वैल्यूज़ हैं और कुछ नहीं है। थैंक यू। वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर वो मानवीय मूल्य का भी एक डालेंगे जिस पर चर्चा करेंगे डिटेल पर। ये अभी सिलेबस था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और